होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। हमें ये सोचकर इत्मीनान होता है कि इंसाफ सबको मिलता है, अमीर हो या गरीब, दोस्त हो या अजनबी, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। आज का सच्चा वाक़या आपको यकीन दिलाएगा कि ये सब बकवास है। इस केस के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे बहुत गुस्सा आया। सुनकर आपका भी खून खौलेगा। ये है प्रवीण वर्गीस की कहानी। अमरीकी रियासत इलिनॉय के शहर एवंसटन में प्रवीण मैथ्यू वर्गीस 29 जुलाई 1994 को पैदा हुआ था। उसके क्रिश्चियन मलयाली वालिदैन मैथ्यू और लवली वर्गीस कई साल पहले साउथ इंडिया से इमिग्रेट करके अमेरिका आए थे। प्रवीण का बाप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम करता था। उसकी माँ एक नर्स थी। प्रवीण की 2 बहनें थीं, प्रिया जो उससे चंद साल बड़ी थी और उसके बचपन के खेल कूद की साथी थी। छोटी बहन प्रीति घर की बेबी थी जिससे सब प्यार करते थे। प्रवीण की जिंदगी में रिश्तेदारों की अहमियत थी। वो अपने कज़न एशली थॉमस से बहुत करीब था। वर्गीस फैमिली अमेरिका में रहती थी पर उन्होंने अपना मजहब और अपने बड़ों की तहजीब और रिवायात को छोड़ा नहीं था। तीनों बच्चों ने एक खूबसूरत घराने में परवरिश पाई। वो मिलकर खुशियां मनाते थे, अक्सर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों की सैर करते थे या हर 2-3 साल बाद इंडिया जाकर रिश्तेदारों से मिलते थे। प्रवीण को मशरिक और मगरिब यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न दुनिया से जोड़ा रखा गया था। वालिदैन ने अमेरिकन बॉय स्काउट के साथ साथ उसे हिंदुस्तानी डांस ग्रुप में भी शामिल किया था। प्रवीण फैमिली के साथ चर्च भी जाया करता था। उसने चर्च के ड्रामा ग्रुप में सांता का रूप निभाया था। बड़े होकर प्रवीण को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। हाई स्कूल में वो क्रॉस कंट्री और ट्रैक की टीम में था। प्रवीण की माँ लवली का कहना था कि वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, हर किसी को हंसाता था। वो मुख्तलिफ एक्सेंट में बात करके बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता था। जब प्रवीण नाइल्स वेस्ट हाई स्कूल के आखिरी साल को पहुंचा, उसने सोचना शुरू किया कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता है। उसने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों में काम करने का फैसला किया और शहर कार्बनडेल की सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़ज़ क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम में एंट्री की एप्लीकेशन भेजी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैथ्यू और लवली बेटे के इस इंतखाब से थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन उन्होंने प्रवीण का साथ दिया और उसकी हिम्मत अफजाई की जब उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई घर से 6 घंटे दूर शुरू की। वालिदैन को यकीन था कि प्रवीण भले उनसे दूर था, वो ज़रूर कामयाब होगा। वो ख़ास तौर पर मुतमईन थे क्योंकि प्रवीण और उसका कज़न एशली एक साथ थे। एशली भी SIU जाता था और एक और स्टूडेंट के साथ मिलकर तीनों ने यूनिवर्सिटी के करीब एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। प्रवीण यूनिवर्सिटी कैंपस में दूसरे स्टूडेंट के साथ घुल मिल गया था। वो पॉपुलर था। पढ़ाई करते हुए वो एशली के साथ पार्टी लाइफ में एक्टिव था। 12 फरवरी 2014 19 साला प्रवीण और एशली एक दोस्त के घर पार्टी करने गए, लेकिन एशली वहां थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि उसे पार्ट टाइम नौकरी पर जाना था। प्रवीण रात के 11 साढ़े 11 बजे तक पार्टी करता रहा और फिर उसने चंद दोस्तों से कहा कि वो उनसे मिलने करीब के बार में आएगा। पार्टी से निकलते हुए उसे कई लोगों ने देखा। वो अकेला था और पैदल चल रहा था। दोस्त इंतजार करते रहे लेकिन प्रवीण बार में नहीं पहुंचा। 13 फरवरी 2014 सुबह के 11 बजे एशली यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुआ था। रात में पार्टी और चंद घंटे काम की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था जब उसने अपार्टमेंट से निकलते हुए प्रवीण के कमरे की तरफ देखा। उसने दरवाजे पर खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खोलना चाहा पर उसे लॉक पाया।
एशली ने सोचा प्रवीण अपनी क्लास अटेंड करने चला गया होगा। एशली अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया। दोपहर 3 बजे के बाद उसे दोस्त खायल ने फ़ोन किया और पूछा, प्रवीण कहाँ है? वो सारा दिन किसी क्लास में नहीं आया है। ये बात सुनकर एशली परेशान हो गया। उसने अपने कज़न को बेशुमार कॉल्स किए और टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, पर उसकी तरफ से खामोशी ही खामोशी थी। एशली ने अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग में प्रवीण की गाड़ी खड़ी देखी। अगर प्रवीण घर पर नहीं था और क्लास में भी नहीं था, तो वो अचानक बगैर किसी को बताए कहाँ चला गया था, वो भी गाड़ी के बगैर। 13 फरवरी 2014 शाम 6:30 बजे। अब तो प्रवीण का फोन बजने के बजाय सीधा वॉइस मेल पर जाने लगा था। या तो उसने या किसी ने फोन बंद कर दिया था या उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। एशली चंद दोस्तों के साथ उस घर पर जाता है जहां पार्टी हुई थी। सारे दोस्त मिलकर प्रवीण को तलाश करते हैं, घर के इर्द गिर्द, मोहल्ले में, करीब के पार्क्स में, लेकिन प्रवीण नहीं मिलता। वो इलाके के सारे अस्पताल और क्लिनिक्स को फ़ोन करते हैं, ये सोचकर कि शायद वो बीमार पड़ गया था या किसी हादसे का शिकार था, लेकिन इसमें भी वो नाकाम हुए क्योंकि उस रात पार्टी में शराब पी जा रही थी। एशली ने प्रवीण के वालिदैन को फ़ोन नहीं किया। उसने सोचा क्या पता प्रवीण ने कल रात ज़्यादा पी ली थी और वो कहीं नशे में मदहोश पड़ा होगा, वापस आ जाएगा तो उसके वालिदैन ये जान जाएंगे कि कभी कभार एशली और प्रवीण दोस्तों के साथ शराब पीते थे। ये वजह थी कि एशली ने प्रवीण के अम्मी अब्बू को उसकी गुमशुदगी की इत्तला नहीं दी। रात के 8 बजे अपार्टमेंट बिल्डिंग के मैनेजर को बुलाया गया और प्रवीण के कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरा खाली था और उसकी सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह सब वैसे ही पड़े थे जैसे उसने छोड़े थे। एशली अपने कज़न की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के पास लिखवाता है। रात 9 बजे पुलिस ने मैथ्यू और लवली को इत्तला दी कि उनका बेटा लापता था। लवली तो पहले से ही परेशान थी क्योंकि प्रवीण जो हर रोज़ उससे फ़ोन पर बात करता था, उसने आज बात नहीं की थी। गुमशुदगी की खबर सुनते ही वालिदैन गाड़ी में बैठे और वो 6 घंटे का सफ़र तय करके कार्बनडेल पहुंच गए और यूनिवर्सिटी के करीब एक होटल में कमरा किराए पर लिया। फिर वो प्रवीण के दोस्तों, जानने वालों के साथ मिलकर उसे तलाश करने निकल पड़े। अगले दिन मैथ्यू और लवली ने पहले 5,000, फिर 10,000 और आखिर में $15,000 का इनाम रखा उस शख्स के लिए जो प्रवीण के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। मिसिंग पर्सन पोस्टर्स छापे गए जिसमें प्रवीण को 19 साला हिंदुस्तानी नस्ल, 5 फुट 7 इंच लंबाई और 150 पाउंड वजन का मर्द के तौर पर बयान किया गया। जिस रात वो गायब हुआ था उसने लाल रंग की टी शर्ट, गहरे नीले रंग की जीन्स और जामनी यानी पर्पल रंग के जूते पहने हुए थे। उसके सीने पर एक फियर गॉड का टैटू बना हुआ था। मैथ्यू और लवली बेटे के लिए बेचैन जरूर थे, हालांकि पुलिस का मानना था कि वो चंद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरह कहीं पार्टी कर रहा होगा। पुलिस ने प्रवीण के सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्टिविटी गौर की। पार्टी की रात 11:06 पर उसने ट्विटर पर ये मैसेज लिखा था, 99% ऑफ द टाइम आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। 99% वक्त मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। और फिर 11:17 पर उसने ट्विटर पर लिखा था, ब्लडी नकल्स, गेस आई वाज इन अ फाइट, #बैक डाउन, मुट्ठी पर खून, लगता है मैंने लड़ाई की है, #पीछे हट। इस दूसरी ट्वीट को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद पार्टी के दौरान प्रवीण की किसी के साथ लड़ाई हुई थी। जब उसके दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ और कहानी सुनाई। कहा गया कि प्रवीण के हाथ पर खिड़की की कांच टूटकर गिर गई थी। हाथ पर चोट लगने पर प्रवीण ने मजाक में कहा, मैं तो सबसे कहूँगा कि मैंने किसी की बुरी तरह से मार कुटाई की है। दोस्तों ने यकीन से कहा कि उस रात प्रवीण ने ज़्यादा शराब नहीं पी हुई थी, वो नशे की हालत में नहीं था। पुलिस ने सेल फोन कंपनी से राब्ता किया और प्रवीण का फ़ोन रिकॉर्ड हासिल किया। इन 2 ट्वीट्स के बाद उसके फ़ोन से मज़ीद कोई ट्वीट्स या टेक्स्ट मैसेजेस नहीं भेजे गए थे। लेकिन रात के 12:29 पर प्रवीण ने अपनी शिकागो में रहने वाली दोस्त अनीता को फ़ोन किया था।
अनीता ने डिटेक्टिव्स को बताया कि जब उसने फोन उठाया था तो प्रवीण ने कहा था डोंट हैंग अप, फोन बंद मत करना। उसकी सांस उखड़ रही थी जैसे वो भाग रहा था। प्रवीण ने अनीता से और कुछ नहीं कहा, पर अनीता को प्रवीण की आवाज आ रही थी। वो किसी से बहस कर रहा था। कॉल 2 मिनट तक जारी रही, फिर अनीता ने तंग आकर फोन बंद कर दिया था। कई दिन गुजर गए, लेकिन प्रवीण के चाहने वालों ने हार नहीं मानी। हर किसी ने पुरजोश तरीके से प्रवीण को ढूंढने की कोशिश की। याद रखिए, ये वाकया फरवरी के महीने में पेश आया था। काफी सर्दी का मौसम था। इस इलाके में दर्जे हरारत -10 -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पर फिर भी सब ने मेहनत की। पुलिस ने उसके बैंक से उसके अकाउंट की तफसीलात मांगी। जब से वो लापता था, उसने बैंक कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया था। बगैर पैसों के, बगैर गाड़ी के वो कहाँ चला गया था? 17 फरवरी 2014 प्रवीण को गायब हुए 5 दिन गुजर चुके थे। सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी कैंपस पर कैंडल लाइट विजिल रखा गया। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जमा हुए। उसी रात जॉनथन स्टैनली नामी नौजवान लड़का एक बहुत बड़ा राज बताने कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा। उसने एक परेशान कुन दास्तान सुनाई। लड़के ने डिटेक्टिव से कहा, मेरा कजन गेज बतेन ने मुझे बताया है कि चंद रात पहले उसने एक लड़के को अपने ट्रक में सवारी दी थी। कोई बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और गेज ने लड़के को ट्रक से उतरने पर मजबूर किया। उनकी लड़ाई हुई और लड़का रूट 13 के करीब जंगल में भाग गया। पुलिस ने कार्बनडेल के करीब के जंगल की तलाशी ली। मिनटों में प्रवीण वर्गीस की लाश मिल गई। वो सड़क से सिर्फ 350 फीट दूर था। रात जिस घर में पार्टी की थी, वो घर 8 मिनट दूर था। प्रवीण ने जीन्स पहनी हुई थी और उसके पाँव में एक मोजा था। जिस्म के नीचे लाल टी शर्ट पड़ी थी। उसका सेलफोन उसके हाथ के पास था। एक मोजा और दोनों जूते करीब की घास पर पड़े थे। उसी रात गेज बतेन खुद से पुलिस स्टेशन तशरीफ ले गया। उसने कहा, प्रवीण मेरे लिए अजनबी था। मैंने अभी टीवी पर उसका नाम देखा है तो पता चला है। उस रात सख्त सर्दी पड़ रही थी। मैंने उस पर तरस खाकर उसे करीब कहीं छोड़ने की ऑफर दी। उसके मेरी गाड़ी में बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने बहुत शराब पी रखी थी। वो सारा वक्त ड्रग डीलर्स को फ़ोन करके कोकेन मांग रहा था। मैंने तंग आकर सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और उससे उतरने का कहा। हमारी लड़ाई हुई। लड़ाई तो बहुत बड़ी बात है, हमारी नोक झोंक हुई बस। फिर अचानक मेरे ट्रक के पीछे एक इलिनॉय स्टेट ट्रूपर की गाड़ी रुक गई। प्रवीण पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भाग गया। गेज बतेन ने बयान के दौरान चंद रेसिस्ट बातें भी की। मुझे तो जान का खतरा था, वो मेरी जात और नस्ल का तो नहीं था ना। सच मानो तो मुझे इस किस्म के लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। लवली वर्गीस को जब पुलिस अफसरान ने बताया कि प्रवीण मिल चुका है तो लवली ने उनसे पूछा, क्या वो जिंदा है? जवाब मिला, हमें अफसोस है कि वो मर गया है। इससे पहले कि प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस आए, 18 फरवरी 2014 को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि प्रवीण पार्टी के बाद नशे में था। हो सकता था कि उसने ड्रग्स भी लिए हुए थे और वो किसी की गाड़ी में सवारी हासिल करने के बाद लड़ाई झगड़ा करके जंगल में भाग गया था। क्योंकि उस दिन हद से ज्यादा सर्दी थी, प्रवीण ने कोट भी नहीं पहना था। वो अंधेरे और नशे की हालत में रास्ता भूल गया था, फ्रीज होकर मर गया। प्रवीण के घर वालों को इस कहानी पर यकीन नहीं आया। प्रवीण क्रॉस कंट्री रनर था। वो फिटनेस के लिहाज से टॉप शेप में था। प्रवीण ड्रग्स नहीं लेता था। दोस्तों ने कहा कि पार्टी के दौरान वो अपने होश और हवास में था। उसके पास उसका फोन था। अगर वो खो ही गया था तो उसने किसी को फोन करके मदद क्यों नहीं मांगी थी? पोस्टमार्टम जब मुकम्मल हुआ तो लवली और मैथ्यू मजीद हैरान हुए। 19 फरवरी 2014 जैक्सन काउंटी कोरोनर ने ऑटोप्सी की रिपोर्ट में लिखा था कि मौत की वजह हाइपोथर्मिया थी। जब कोई शख्स शदीद सर्दी की वजह से मरने के करीब होता है, हाइपोथर्मिया के आखिरी स्टेज पर होता है, जिस्म का टेम्परेचर 32 सेल्सियस 90 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। दिल, दिमाग, अंदरूनी आज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं। इंसान बेहद कन्फ्यूजन की हालत में होता है। जिस्म में एक आखिरी
कोशिश होती है कि वो खुद से गर्मी पैदा करे। कुछ लम्हे के लिए उस इंसान को लगता है कि बहुत गर्मी हो रही है, वो अपने कपड़े उतारने लगता है। इसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से कपड़े उतारने के बाद उस बेचारे की मौत और भी जल्दी वारिद हो जाती है। क्योंकि प्रवीण की शर्ट और जूते उतरे हुए थे, ये सबूत था कि वो हाइपोथर्मिया की वजह से ही मर गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि प्रवीण के जिस्म पर मामूली खराशें थीं जो जंगल में झाड़ियों, दरख्तों और कांटों के दरमियान भागने से हुई होंगी। लेकिन एक बात, बहुत अहम बात दरियाफ्त जरूर हुई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में प्रवीण के खून और पेशाब में शराब, अल्कोहल या ड्रग्स का कोई निशान नहीं था। और फिर एक और धचका लगा जब प्रवीण की लाश उसे दफनाने से पहले फ्यूनरल होम ले जाई गई और फ्यूनरल डायरेक्टर ने फौरन लवली से राब्ता किया और कहा, आप यहाँ जल्द से जल्द आइए, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। लवली फ्यूनरल होम पहुंच गई और उसे बेटे की लाश दिखाई गई। प्रवीण के पूरे जिस्म पर बेशुमार जख्म थे, उसके सर पर कई गहरी चोटें आई थी, डेंट्स थे जैसे किसी वजनी चीज से मारा गया हो। क्योंकि लवली एक नर्स थी, उसने कई लाशें अपनी करियर में देखी थी, वो जान गई कि कोरोनर की रिपोर्ट गलत थी। ये सिर्फ एक हाइपोथर्मिया का केस नहीं था। प्रवीण की फैमिली ने उसका दूसरा पोस्टमार्टम करने के लिए किसी दूसरे पैथोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की। शिकागो के ऑटोप्सी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर बेन मार्गलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रवीण के जिस्म पर टोटल 22 संगीन जख्म थे, सर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था और उसके बाजू पर इतना गहरा जख्म था कि उसका निशान हड्डी तक पहुंच गया था। डॉक्टर मार्गलिस का मानना था कि प्रवीण एक पुरतशद्दुद हमले के बाद सर की चोटों की वजह से बदहवास और कंफ्यूज हो गया था, मदद मांगने के काबिल नहीं था और वहीं सर्दी से ठिठर कर मर गया था। लवली ने जब ये नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो वो सच जानने के लिए और भी ज्यादा बेताब थी। उस रात असल में क्या हुआ था? लवली वर्गीस और उसकी फैमिली ने डिटेक्टिव्स, पुलिस अफसरान और शहर के पॉलिटिशियंस का पीछा नहीं छोड़ा, मुसलसल उन पर दबाव डालते रहे ताकि बेटे को इंसाफ मिल सके। कुछ महीने बाद गेज बतेन के पुलिस इंटरव्यूज की वीडियोस टीवी चैनल NBC 5 के हाथ लग गई। गेज को कई बार पूछगछ के लिए थाने बुलाया गया था। हर बार उसकी कहानी बदलती गई थी। शुरू में उसने कहा था कि उसकी प्रवीण के साथ सिर्फ बहस और तकरार हुई थी। फिर एक और मौके पर उसने कहा कि थोड़ी बहुत हाथापाई चली थी। आखिरी इंटरव्यू में गेज ने कहा कि उसने प्रवीण को मुक्का मारा था, जिसकी वजह से प्रवीण लड़खड़ा कर गिर गया था। गेज ने कहा था कि प्रवीण कोकेन की तलब में लोगों को फोन कर रहा था, लेकिन प्रवीण के सेल फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने रात में सिर्फ एक बार अपनी दोस्त अनीता को फोन किया था। प्रवीण की फैमिली, खास तौर पर उसकी माँ लवली, उसके लिए लड़ती रही। प्रवीण की मौत के बाद कई सालों तक वर्गीस फैमिली ने कार्बनडेल पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट ट्रूपर क्रिस मार्टिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये दावा करते हुए कि उन सब ने प्रवीण को ढूंढने की पूरी कोशिश नहीं की थी। फैमिली ने गेज बतेन के नाम का एक लॉसूट भी दर्ज करवाया। आखिरकार बरसों की कोशिशों के बाद गेज को गिरफ्तार किया गया और जुलाई 2017 में उस पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। मुकदमा जून 2018 में शुरू हुआ। कई गवाह सामने आए जिन्होंने बताया कि उस रात प्रवीण नहीं, गेज नशे में धुत था और वो कोकेन डीलर्स को ढूंढ रहा था। कहा गया कि गेज को पैसों की जरूरत थी और उसने प्रवीण को लूटने की कोशिश की थी। डिफेंस टीम और प्रोसिक्यूशन की टीम दोनों ने अपने एक्सपर्ट्स अदालत में पेश किए। प्रवीण की ऑटोप्सी तस्वीरें, उसके जख्म जूरी को दिखाए गए। 14 जून 2018 को जूरी ने गेज बतेन को फर्स्ट डिग्री कत्ल का मुजरिम पाया। प्रवीण के चाहने वालों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन अफसोस कि उनकी खुशी, उनकी राहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। सितंबर 2018 गेज बतेन की पेशी थी। कोर्ट में उसकी सजा का फैसला होने को था। प्रवीण के सब चाहने वाले कोर्ट रूम में मौजूद थे। लवली को शुरू से ही भिनक पड़ गई थी कि कुछ गलत होने वाला था, क्योंकि गेज को कटहरे में जब लाया गया उसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े नहीं थे, वो जेल की वर्दी में नहीं था, सूट बूट पहना हुआ था।
जज मार्क क्लार्क ने हैरान कुन ऐलान किया। उसने पहले तो तस्लीम किया कि जेरी के पास गिल्टी वर्डिक्ट के लिए सबूत थे, लेकिन उनके कोर्ट डॉक्यूमेंट में एक लफ्ज नहीं लिखना चाहिए था। वो लफ्ज नोइंगली था, यानी जानबूझकर। जज ने कहा कि इस लफ्ज की वजह से जरी के मेंबर शायद कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने अपना फैसला सख्ती से सुना दिया था और वो उनके फैसले को रिजेक्ट करने पर मजबूर था। गेज बथेन के खिलाफ सारे इल्जामात हटा दिए गए, वो आज़ाद कर दिया गया। उस मौके पर लवली ने ये बयान दिया। How can you trust in the justice system anymore? A jury of 12 members found this man guilty and the judge just turned around and threw it away with no reason. अब आप निज़ाम इंसाफ पर कैसे इत्तेमाद कर सकते हैं? 12 जूरी मेंबरान ने इस शख्स को मुजरिम करार दिया था और जज ने बगैर किसी वजह से इस फैसले को फेर दिया। जज के इस फैसले को सुनकर स्टेट प्रोसिक्यूटर डेविड रॉबिन्सन ने कहा कि वो दोबारा से इस केस को अदालत में पेश करेंगे। हमारी इस रिकॉर्डिंग के वक्त अभी तक कोई नया मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। गेज बथेन अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है। मैंने कई रेडिट फोरम में पढ़ा है कि गेज की फैमिली बहुत अमीर है, उनके काफ़ी कनेक्शंस हैं, उसके ख़ानदान में कई ऊंचे तबके के पुलिस अफसरान भी हैं। ये तो अमेरिका है जहाँ गोरी नस्ल, गोल्डन बाल वाले, ब्लू आंखों वालों का राज है और हम जैसे ब्राउन लोगों को कौन पूछता है। बहरहाल प्रवीण की फैमिली ने अभी भी हार नहीं मानी है, उन्होंने कार्रवाई जारी रखी है। हर साल प्रवीण की मौत की बरसी पर उसके खानदान वाले कार्बनडेल के उस जंगल में जमा होते हैं जहां उसकी मौत वारिद हुई थी। इस मौके पर लवली आगे आगे चलती है। वो पतली मोटी कांटे वाली झाड़ियों को हटाते हुए सबके लिए रास्ता बनाती है। लवली का कहना है क्योंकि उसने आखिरी सांसें यहीं ली थी, मुझे लगता है कि उसकी रूह भी यहीं है। मुझे लगता है कि प्रवीण मुझे यहाँ वापस बार बार बुलाता रहता है। दोस्तों, ये थी प्रवीण वर्गीस की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना